Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon. हाँ जी, कल से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है बस। तो बच्चों आज है ना, आपको बोलकर आंसर देना पड़ेगा, है ना। चैट डिसेबल्ड है तो बोलकर देना पड़ेगा। आराम से बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुलकर बोलिए। तो बच्चों हम कंटिन्यू कर रहे हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन कल पढ़ रहे थे, बताया था जब कोई भी पिंड दोलन कर रहा हो, ऑसिलेशन कर रहा हो और उस पर कोई अगर प्रतिरोध बल, किसी तरह का रेसिस्टेंस फोर्स अगर नहीं लग रहा, तो फिर जो बॉडी है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन करती रहती है, नियत आयाम से दोलन करती रहती है, रुकती नहीं है, चलती रहेगी चलती रहेगी। ऐसे दोलन बेटा मुक्त दोलन, फ्री ऑसिलेशंस कहलाते हैं। इनका डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बताया था और साथ में ये ग्राफ बनाया था कि इसमें एम्पलीट्यूड कभी कम नहीं होता, जितना प्लस में है उतना ही माइनस में होगा, है ना। सर इसके एग्जांपल बेटा एग्जाम्पल तो इस चैप्टर में अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सभी है। जैसे मैंने कहा, अगर आप एक सिंपल पेंडुलम सरल लोलक को दोलन करा दे निर्वात में, तो निर्वात है, अगर वैक्यूम में कराओगे ऑसिलेशन तो रेसिस्टेंस फोर्स लगेगा नहीं और वो हमेशा दोलन करता रहेगा। प्रैक्टिकल तो नहीं हो सकता फ्री ऑसिलेशन, दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जहां प्रतिरोध बल नहीं हो। तो वास्तविकता में तो खैर मुक्त दोलन संभव नहीं है, हर चीज रुकती है, कभी ना कभी तो ऑसिलेशन दोलन रुकेंगे। लेकिन हम लोग आइडियल कंडीशन में, आदर्श परिस्थितियों में मुक्त दोलन बना सकते हैं। तो सिंपल पेंडुलम ले लो, सरल लोलक ले लो, अगर निर्वात में आप उसे ऑसिलेशन कराओगे तो वो मुक्त दोलन होंगे बेटा, है ना। चलिए इसके बाद डैम्प्ड ऑसिलेशन लिखो। इसमें यदि कोई पिंड, एक मिनट रुको रुको रुको, लिखो। यदि दोलन कर रहे किसी पिंड पर प्रतिरोध बल कार्य करे, इफ देयर इज ए रेसिस्टेंस फोर्स ऑन द बॉडी डूइंग ऑसिलेशंस, यदि दोलन कर रहे पिंड पर कोई प्रतिरोध बल कार्य करे तो पिंड का आयाम लगातार घटता जाता है और अंत में पिंड रुक जाता है।
तो पिंड का आयाम लगातार घटता जाता है और अंत में पिंड रुक जाता है. If there is a resistance force on the body doing oscillations, then amplitude of body decreases continuously. Amplitude of body decreases continuously. And finally body stops. Last में body रुक जाएगी, है ना? Finally body stops. ऐसे दोलन अवमंदित दोलन कहलाते हैं. These oscillations are called damped oscillations. तो बच्चों धीरे धीरे करते करते इसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा और बाद में 0 हो जाएगा. तो एक तरह से अगर हम इसका विस्थापन का ग्राफ बनाएं तो देखो पहले तो विस्थापन ज्यादा होगा, दूसरी तरफ थोड़ा कम हो जाएगा, फिर इधर और कम हो जाएगा, फिर इधर और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा. इस तरह करते करते लास्ट में 0 हो जाएगा. तो ये है डैम्प्ड ऑसिलेशंस, अवमंदित दोलन. डैम्प्ड ऑसिलेशंस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसका अवकलन समीकरण, उसमें एक स्टेप और आता है dx by dt, यानी कि वेग वाला. तो ये बीच वाला जो स्टेप है ना, ये बता रहा है कि ये दोलन अवमंदित दोलन है. मिडिल स्टेप जो है बेटा वो शो कर रहा है कि ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस है. अब लिखो बेटा रेजोनेंस, अनुनाद. रेजोनेंस थ्योरेटिकल है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, टेंशन मत लो बच्चों. हर वस्तु की अपनी एक प्राकृतिक आवृत्ति होती है, हर बॉडी की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. जैसे सोनोमीटर आप लोगों ने देखा होगा अगर कभी फिजिक्स लैब में गए हैं. रेजोनेंस ट्यूब, अनुनाद नली आपने शायद कभी देखी हो, देखा है? सोनोमीटर, स्वरमापी, नहीं सर. No, कभी sir. लैब में नहीं गए? कभी लैब में नहीं गए है ना? अब बताओ, आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो और हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट ही नहीं देखे, तो वास्तव में हम लोग भी है ना स्यूडो साइंस के स्टूडेंट हैं, आभासी विद्यार्थी हैं एक तरह से. सर ले जाते ही फीलिंग नहीं नहीं है. हाँ बेटा वही तो है, कमियां है. अब ये सिस्टम की कमियां है, पता है, उससे फीलिंग नहीं आती. इंस्ट्रूमेंट देख लेना, फील आता है, एक गजब का फील आता है. हम लोगों ने तो ये सारे एक्सपेरिमेंट अपने हाथों से किए हैं. सोनोमीटर भी किया है, रेजोनेंस ट्यूब, अनुनाद नली का भी एक्सपेरिमेंट किया है. हम चलो लोग ने खैर, अब सर तुमने नहीं. हेलो सर, हमारी क्लास लैब में ही लगती थी लेकिन देखने नहीं दिया जाता था. हाँ आजकल ऐसे ही है बेटा, स्कूल के सिस्टम भी बिगड़े पड़े हैं. तो मैं आपको अगले चैप्टर में थोड़ा बहुत इनके बारे में और बताऊंगा. अभी आज एसएचएम के बाद हमारा अगला चैप्टर है वेव मोशन, तरंग गति. उसमें बताऊंगा रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है, स्वरमापी क्या होता है. स्वरित्र के बारे में जानते हो? स्वरित्र, ट्यूनिंग फॉर्क, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा इस शेप का होता है. इसको रबड़ पैड पर ऐसे मारते हैं ना तो वो वाइब्रेट करती हैं इसकी दोनों आर्म ऐसे. चलो खैर, बहुत सारे यस सर, स्वरित्र देखे होते हैं. हैं. तो ट्यूनिंग फोर्क की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है. 256 हर्ट्ज का एक ट्यूनिंग फोर्क होता है, 512 का होता है. इस तरह से ट्यूनिंग फोर्क होते हैं बहुत सारे. तो मैं आपको रेजोनेंस के बारे में बता रहा था, सुनो.
तो बेटा हर वस्तु की अपनी एक प्राकृतिक आवृत्ति होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है बॉडी की। जब कब हम उस बॉडी को किसी एक्सटर्नल फोर्स से ऑसिलेट कराते हैं, जब हम वस्तु को बाह्य बल से दोलित कराते हैं, और जब बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, जब वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति बल की आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो वो वस्तु बहुत अधिक आयाम से दोलन करने लगती है, कंपन करने लगती है। यह अवस्था, यह कंडीशन रेजोनेंस यानी कि अनुनाद कहलाता है। बच्चों दोनों लैंग्वेज साथ में बोलने से शायद काफी मिक्सअप हो जाता है, मैं भी इतना कंफर्टेबल नहीं रह पाता, तो एक एक करके आपको समझाता हूं और लिखाता हूं। ठीक है, पहले हिंदी में लिखो। जब किसी वस्तु को बाह्य आवर्ती बल के द्वारा दोलित कराया जाता है, बाह्य आवर्ती बल है ना, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। जब किसी वस्तु को बाह्य आवर्ती बल द्वारा दोलित कराया जाता है और यदि वस्तु की प्राकृतिक आवृत्ति बाह्य बल की आवृत्ति के बराबर हो, बाह्य बल की आवृत्ति के बराबर हो, तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से दोलन करने लगती है, तो वह वस्तु बहुत अधिक आयाम से दोलन करने लगती है। इसे अनुनाद कहते हैं। अब बच्चों एक बार इंग्लिश में लिख लो, है ना। देखो, when a body oscillate by the help of external periodic force, when a body oscillates by the help of external periodic force, and if natural frequency of body is equals to frequency of periodic force, natural frequency of body is equals to frequency of periodic force, then body oscillates with a large amplitude. Body oscillates with a large amplitude. ठीक है, this condition is called resonance. This condition is called resonance. बच्चों आपने देखा होगा, सुना होगा, टीवी में देखा होगा कि कुछ सिंगिंग ऐसी होती है जिनमें गाकर हम गिलास तोड़ देते हैं ना, वो गिलास टूट जाता है, पैरा सिंगिंग वगैरह। तो उसमें यही होता है बच्चों। आपने ये भी सुना, जब जेट प्लेन्स जाते हैं तो घर के शीशे वाले खिड़कियां टूट जाती हैं, खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं, क्योंकि वो शॉक वेव्स बनाते हैं और उससे हमारी घर के शीशे, खिड़कियां जो है वो कंपन करने लगती है, और कभी कभी ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाता है तो वो टूट जाती है। मैं जो बोल रहा था ना, सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट हम करते हैं लैब में, उसमें भी ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को सोनोमीटर की फ्रीक्वेंसी से मैच कराते हैं। अनुनाद नली होता है, रेजोनेंस ट्यूब, अनुनाद नली में भी नली की फ्रीक्वेंसी को ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी से मैच कराते हैं।
तो बच्चों, जब बाहर से हम किसी वस्तु को दोलित कराएंगे, दोलन कराएंगे, और दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई तो रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस पर वस्तु बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है, बस इसे अनुनाद कहते हैं। तो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, इसके एप्लीकेशन हम अगले चैप्टर में लेंगे बेटा। तो एसएचएम वाला चैप्टर हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके क्वेश्चंस आप कीजिएगा, इस बार टेस्ट में ये टॉपिक आ रहा है आपके। इसके बाद अगला टॉपिक नहीं आ रहा, वेव स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन वेव इस टेस्ट में नहीं आ रहा, अगले टेस्ट में देंगे वेव को। अगले संडे को फिर टेस्ट होगा ना आपका, उसमें वेव देंगे हम आपको, ठीक है? यस सर। तो ऑल्टरनेटिंग करंट और एसएचएम, बस ये 2 चैप्टर आपको टेस्ट में दे रहा हूँ इस बार में। बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? Yes. चलो, तो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेव मोशन। वेव मोशन लिख लो या ओनली वेव्स लिख लो। चलिए वेव्स लिख देते हैं केवल, वेव मोशन नाम से पहले भी शायद कोई बना हुआ होगा। चलिए बच्चों, आपके बोलने का समय आ गया है, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, तरंग किसे कहते हैं, वेव क्या होता है? वेव क्या है बेटा, तरंग क्या है, बताइए। चुप नहीं रहिएगा, जो भी आपको आता है, जितना भी आता है बोलने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा ना, क्लास में एनर्जी बनी रहती है, वरना लगता है कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ वो है ही नहीं क्लास में। सर तरंग गति में माध्य के कण की उसकी कला बदलती रहती है। तरंग क्या होता है, तरंग किसे कहते हैं, वेव किसे कहते हैं? Sir, is a kind of disturbance which travel through material medium on account of repeated periodic vibration of a particle of medium. Their mean position. बेटा फिर एक बार धीरे धीरे करके फिर से बोलेंगे, बच्चे भी सुन लें, हम भी सुन लें, धीरे धीरे बोलो। So a wave is a periodic disturbance that travels through a medium, a vacuum. Periodic disturbance that transfers energy from one place to another, ये चीज इंपॉर्टेंट है बेटा। तरंग जो है वो माध्यम में एक तरह का विक्षोभ है, विक्षोभ यानी कि डिस्टरबेंस, और ये विक्षोभ ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। वेव इज ए डिस्टरबेंस इन मीडियम which transfers energy from one place to another without transferring the particles of the medium. तो तरंग जो है वो ऊर्जा का संचरण करता है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, परंतु माध्यम के कण अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, मीडियम अपनी जगह रहता है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, बस ये वेव है। वेव को समझिए क्या है, मीडियम के पार्टिकल नहीं जाते। जैसे तुम मैंने डोरी का एक सिरा, डोरी ले लो, कोई स्ट्रिंग ले लो, उसका एक एंड तुम फिक्स कर दो दीवार से, एक एंड दीवार से फिक्स कर दो, मान लो किसी डोरी का ये कोई दीवार है और ये कोई स्ट्रिंग है बेटा, तो स्ट्रिंग का एक एंड हमने फिक्स कर दिया दीवार से। अब दूसरे एंड को पकड़कर ऐसे ऐसे हिला, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो इस स्ट्रिंग में ऐसे वेव आगे बढ़ेगी, और ये जो वेव आगे जाएगी ना बेटा, तो इसमें डोरी आगे नहीं जाएगी, डोरी के पार्टिकल अपनी जगह रहेंगे, लेकिन एनर्जी अपने हाथ से निकलकर, हम अपने हाथ को हिला रहे हैं ना, तो हम एनर्जी डोरी को दे रहे हैं और डोरी उस एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर रहा है, डोरी उस ऊर्जा को आगे स्थानांतरित कर रहा है। तो यहाँ सिर्फ ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है,
डोरी कण अपनी जगह से आगे नहीं जा रहे, डोरी तो वही है, डोरी का कोई कण आगे थोड़ी ना गया। बच्चों दूसरा एग्जांपल लो साउंड का। जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से जो हवा के कण है ना, एयर के पार्टिकल्स है, वो अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं। हाँ, हमारे बोलने से एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशन है ना आगे बढ़ते रहते हैं, एनर्जी। और जब वो वाइब्रेशन हमारे कान से टकराते हैं तो हमें सुनाई देता है। तो साउंड एनर्जी जो है, साउंड वेव जो है, उसके लिए भी मीडियम चाहिए। आप निर्वात में बात नहीं कर सकते। अगर दो दोस्त चंद्रमा पर चले जाएं, मून पर, वहां आपस में बातें नहीं कर सकते क्योंकि मून पर कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, वायुमंडल नहीं है। और साउंड को चलने के लिए, ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए। कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जिनको मीडियम नहीं चाहिए। आप जरा बोल दो यार, अच्छा लगेगा। वो कौन सी तरंगे होती हैं जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं? लाइट, वेरी गुड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, करेक्ट। विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसी तरह के मीडियम की कोई जरूरत नहीं पड़ती, वो निर्वात में चलती हैं आराम से, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, उसके वाइब्रेशन होते हैं, वो अलग चीज है, अलग जगह पढ़ेंगे हम। तो बच्चों चलो थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो। तो पहले हिंदी में बोलूंगा, फिर इंग्लिश में बोलूंगा। देखो, तरंग माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है। तरंग कॉमा माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है। इंग्लिश में लिखो, वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन मीडियम। वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन मीडियम which transfers energy from one place to another, which transfers energy from one place to another without transferring the medium particles, without transferring the medium particles। हिंदी में भी एक लाइन ऐड करो, परंतु इसमें माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता, परंतु इसमें माध्यम के कणों का स्थानांतरण नहीं होता। बच्चों एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का तो तरीका और भी है। मैं एक पत्थर लेता हूं अपने हाथ में और पत्थर को फेंक देता हूं, तो अगर मैं पत्थर फेंकूंगा तो पत्थर अपनी काइनेटिक एनर्जी दूसरी जगह लेकर चला जाएगा, लेकिन इसको वेव नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे बताओ? सर इसमें माध्यम में उत्पन्न नहीं हुआ ना विक्षोभ। हाँ, क्योंकि उसमें पार्टिकल जो खुद है वो खुद चलकर गया है। अगर पार्टिकल खुद चलकर आगे जा रहा है और एनर्जी ले जा रहा है तो उसे वेव नहीं बोलते हम, है ना। वेव में मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह दोलन करते रहते हैं और अपनी ऊर्जा पड़ोसी को देते हैं। पड़ोसी अपने पड़ोसी को देता है, वो पड़ोसी अपने पड़ोसी को देता है। इस तरह से एनर्जी पड़ोसी के द्वारा आगे बढ़ती रहती है। एक लाइन ऐड करो इसमें, तरंग में माध्यम के कण अपनी जगह कंपन करते रहते हैं। देखो, इन वेव मोशन मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट विद देयर मीन पोजीशन। तरंग गति में माध्यम के कण अपनी जगह कंपन करते रहते हैं। इन वेव मोशन मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट विद रेस्पेक्ट टू देयर मीन पोजीशन। तो बच्चों तरंग गति में ऐसा नहीं होता कि मीडियम के पार्टिकल कुछ नहीं करते, वो अपनी जगह कंपन करते हैं, कंपन करते करते अपनी ऊर्जा पड़ोसी को देते रहते हैं, बस। अब लिखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स।
हिंदी में बोलेंगे तरंगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। बच्चों अलग अलग, थोड़ी देर के लिए थ्योरी है तो आपको लिखना लगातार पड़ेगा, है ना। थोड़ी देर थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं, लगातार लिखना पड़ेगा। तो बच्चों अलग अलग बेसिस पर हम तरंगों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। तो बेटा मीडियम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पर वेव को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला मैकेनिकल वेव, हिंदी में बोले तो यांत्रिक तरंगे। तो बच्चों मैकेनिकल वेव हम उन्हें बोलते हैं जिनको गति करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। भैया लिख लो, मैकेनिकल वेव के अंदर लिखो, मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेगेशन ऑफ दीज वेव्स। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ दीज वेव्स। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस Yes, sir. हाँ, कहीं कोई डिस्टरबेंस हो, कुछ बात हो तो बोल देना। तो बच्चों एग्जाम्पल दो, मैकेनिकल वेव वो होते हैं जिनको माध्यम चाहिए। कौन कौन से ऐसी तरंगे हैं जिनको माध्यम चाहिए? Sir, water wave on water surface, string, sound waves. हाँ, स्ट्रिंग वेव्स लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो। डोरी में उत्पन्न तरंगे, डोरी में उत्पन्न तरंगे, ध्वनि तरंगे, स्ट्रिंग वेव्स, साउंड वेव्स, ये तो दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों स्ट्रिंग वेव को भी मीडियम चाहिए, बिना डोरी के तरंगे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगी। ध्वनि तरंगों को लिए भी मीडियम चाहिए, है ना। साउंड वेव्स के लिए मीडियम चाहिए, बिना एयर के साउंड नहीं चलती। हाँ, मीडियम एयर जरूरी नहीं है, साउंड जो है वो पानी में भी गति कर सकती है और ठोस माध्यम में भी गति कर सकती है बेटा। ध्वनि तरंगे जो है, साउंड वेव्स जो हैं, वो सॉलिड में भी चलती हैं, लिक्विड में भी चलती हैं और गैसियस मीडियम में तो चलती ही, हवा में तो चलती ही है। तो बच्चों वो तरंगे जिनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है मैकेनिकल वेव कहलाती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, जैसे डोरी में उत्पन्न तरंगे या ध्वनि तरंगे। ठीक है, बी इसमें लिखो नॉन मैकेनिकल वेव, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हिंदी में क्या बोलेंगे? अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंगे। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब जो यांत्रिक नहीं है, इनका दूसरा नाम होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे।
तो बच्चों साफ दिख रहा है, इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। लिखना चाहो तो लिख लो, इन तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ दीज वेव्स। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स। ठीक है ना बच्चों? पहला वर्गीकरण था ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। दूसरा वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ मीडियम पार्टिकल। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल। हिंदी में लिखेंगे कंपन, कणों के कंपन के आधार पर वर्गीकरण, है ना? कणों के कंपन के आधार पर वर्गीकरण। जरा आप बोलो ना, बहुत देर से चुप बैठे हो। बताओ इसमें मैं किसकी बातें करने वाला हूँ? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। longitudinal wave. शाबाश। ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हिंदी में बोलेंगे, पहले लिखो ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे लिखो। इनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इंग्लिश में लिखो, मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट perpendicular to the direction of propagation of wave. एग्जाम्पल दो बेटा अनुप्रस्थ तरंगों के। स्प्रिंग वेव्स, स्ट्रिंग। करेक्ट। स्ट्रिंग वेव्स, डोरी में उत्पन्न तरंगे और प्रकाश तरंगे बेटा। लाइट वेव्स जो है, क्या? नहीं, साउंड बेटा लॉन्गिट्यूडिनल होता है, अनुदैर्ध्य होता है। साउंड नहीं सर, लिखना। सर गिटार में जो होते हैं। हाँ, वो गिटार में जो होता है बेटा वो स्ट्रिंग वेव्स ही होता है ना। डोरी में उत्पन्न तरंगे हो या तार में उत्पन्न तरंगे हो, एक ही बात है। तो गिटार वगैरह में जो होती है वो स्ट्रिंग वेव्स होती हैं। बिल्कुल सही आपने एग्जांपल दिया। लिख लो, डोरी में उत्पन्न तरंगे और प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स। तो बच्चों जब डोरी में तरंग आगे जाती है तो तरंग जो वेव है वो तो डोरी के लंबाई के दिशा में चलती है। प्रोपगेशन तो डोरी की लेंथ के अलोंग होता है, लेकिन जो डोरी के पार्टिकल है ना बेटा, वो लेंथ के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। जैसे ये वाला डायग्राम बनाया था, इसमें पार्टिकल तो ऊपर नीचे कंपन करेंगे ऐसे, और वेव जाएगी एक्स डायरेक्शन में। तो अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल्स जो है वो या तो वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे या जेड में। दूसरा लिखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगे लिखो। इनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। माध्यम के कण
तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट in the direction of propagation of wave। ठीक है, in the direction of propagation of wave, तरंग संचरण की दिशा में। एग्जाम्पल एक ही है अभी अपने पास, साउंड वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगे। बेटा जब हम बोलते हैं ना तो एयर के जो पार्टिकल है ना वो आगे पीछे वाइब्रेट करते रहते हैं और अपनी एनर्जी को आगे देते रहते हैं। तो परपेंडिकुलर नहीं होते वाइब्रेशन, सेम डायरेक्शन में होते हैं। बच्चों और भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे एक 3rd नंबर का क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो समझ में बाद में आएगा आपको। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संचरण के आधार पर वर्गीकरण। ये देखो, ऊर्जा के संचरण के आधार पर वर्गीकरण। इसमें ए होता है प्रोग्रेसिव वेव, है ना, संचरित तरंगे। बच्चों हिंदी सही कर रहा हूं ना मैं? प्रगामी, रुको 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 रुको, हाँ, संचरित नहीं, प्रगामी तरंगे। मुझे लग तो रहा था कुछ गड़बड़ है। प्रोग्रेसिव वेव प्रगामी तरंगे। इसके अंदर लिखो, इन तरंगों में ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है। पॉज हो या गया। ऐसे लिख लो, पॉज हो गए क्या? नो सर। नो सर। पॉज नहीं है, सही चल रहा है ना? वैसे मैंने भी बेटा एक मोबाइल में अलग खोल रखा है, तो मुझे पता भी लगता रहता है, अगर पॉज होता तो मेरा मोबाइल में भी हो जाता। फिर भी आप रिएक्शन दे दो, अच्छी बात है। तो बेटा प्रगामी तरंगे वो होती हैं जिनमें ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है ना? लिख लो, इनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ऐसे लिख, इतना सा लिख लो बस। और स्टैंडिंग वेव यानी कि अप्रगामी तरंगे। सर प्रोग्रेसिव वेव एक बार इंग्लिश में बोलिए ना। प्रोग्रेसिव वेव वो होती है जिनमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, बस इतना सा लिख लो, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। और दूसरा है स्टैंडिंग वेव अप्रगामी तरंगे। बच्चों इसमें कुछ अलग होता है, ये दो तरंगों का अध्यारोपण होता है, सुपर पोजिशन होता है। जब दो वेव सुपर इम्पोज होती हैं तो एक ऐसी तरंग बनती है, एक ऐसी वेव बनती है जो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करती। तो वो वेव जो है वो स्टैंडिंग वेव कहलाती है। लिख लो, इसमें थोड़ा सा लिख लो, लिखो, दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात, दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात एक ऐसी तरंग बनती है जो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती। इंग्लिश में लिखो बेटा, आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स, after superposition of two progressive waves, comma, a new wave forms, a new waveform which do not transfer energy। वो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करती बेटा, उन्हें स्टैंडिंग वेव कहते हैं।
सर न्यू वेव के बाद क्या बेटा? और न्यू वेव फ्रॉम उसके बाद क्या बोले सर? मैंने बोला आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स ए न्यू वेव फॉर्म विच डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी। एक नई तरंग बनती है, न्यू वेव फॉर्म विच डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी, वो एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करती। और बच्चों इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा इस चैप्टर में, इसके एप्लीकेशंस जब आएंगे। बच्चों और भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। जैसे एक वेव होती है जो वन डायमेंशनल होती है, जैसे स्ट्रिंग में जो, मैं इसको लिखवा नहीं रहा, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। जैसे डोरी में जो तरंगे उत्पन्न होती है वो एक ही दिशा में जाती है, बस लेंथ के अलावा। दूसरी वेव होती है जो दो डायरेक्शन में, टू डायमेंशनल वेव होती है, टू डायमेंशनल द्विविमीय तरंगे। जैसे पानी में पत्थर फेंकोगे तो पानी के सरफेस पर देखा है वो सर्कुलर वेव आगे बढ़ती जाती है। पानी में पत्थर फेंको तो पानी के सरफेस पर ऐसे वेव बनती है, सर्कुलर वेव फॉर्म बनता है, आगे बढ़ता रहता है, वो सर्कल बड़ा होता रहता है। हाँ या ना? यस सर। बच्चों ये टू डायमेंशनल वेव है, इनमें एक दिशा में नहीं है बल्कि एक तल में चलती है। और एक थ्री डायमेंशनल वेव होती है, जैसे लाइट वेव वगैरह होती है जो सब जगह फैल जाती है। तो ये एक और क्लासिफिकेशन है, लेकिन अपने किसी काम का नहीं है। तो बच्चों बहुत देर हो गई, ये था हमारे तरंगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव। अब तरंगों से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स हैं। कुछ पैरामीटर्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? हेलो सर। बोलो ना यार। परिमाप। मतलब टर्म्स को क्या बोलते हैं कि तरंग से संबंधित कुछ भौतिक राशियां लिख लो यार, और क्या बोलूं, है ना? लिखो पैरामीटर्स रिलेटेड टू वेव, है ना? तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं, बस ये लिख लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। बच्चों ये है ना लगभग वही चीजें हैं जो अभी हम एसएचएम में पढ़ते आए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया बच्चों, अब है ना जो भी एग्जांपल मैं दूंगा ना वो डोरी से दूंगा, डोरी से समझाऊंगा। तो मैंने अभी आपको बताया जैसे कोई डोरी में वेव चलती है तो इस तरह से आगे चलती है। मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे करेंगे, अभी ऊपर है, थोड़ी देर के बाद नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो डोरी के जो कण है, स्ट्रिंग के जो पार्टिकल है, वो लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेशन करते हैं। इसका मतलब जब भी कोई वेव चलती है, प्रोपेगेट होती है, तो मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं, माध्यम के कण कंपन करते हैं। अब यार ये कंपन अगर करते हैं तो वो सारी टर्म्स यहाँ भी आ जाएंगी, जैसे एम्पलीट्यूड होता है, आयाम, आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति। तो ये सारी टर्म्स वही हैं जो एसएचएम में थी, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखा रहा। एक बार फिर से सुन लो, जब भी कोई वेव चलती है तो मीडियम के जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करते हैं, वो कंपन करते हैं। तो उनका आयाम भी होता है, उनका टाइम पीरियड भी होता है, एम्पलीट्यूड, सॉरी, आयाम भी होता है, एम्पलीट्यूड, उनका टाइम पीरियड भी होता है, आवर्तकाल, उनकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, आवृत्ति। ये वही सारी परिभाषाएं हैं जो एसएचएम में पढ़ी थी। आयाम क्या होगा आप लोग बताओ? Maximum displacement of particles from the Correct. center of तो oscillation. सेंटर ऑफ मास नहीं बेटा, मीन पोजीशन बोलते हैं, है ना? तो बच्चों यहाँ भी वही है। अरे अगर माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं तो उनकी भी तो एक मीन पोजीशन होगी, माध्य अवस्था होगी। तो माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। आवर्तकाल वही होता है, एक कंपन में लगा समय, टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन। आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में कंपनों की संख्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। लेकिन इन परिभाषाओं के अलावा एक दो टर्म ऐसी हैं जो एसएचएम में नहीं थी, वो है, हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ इसे? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य।
करेक्ट, लिख लो, लिख भी लो और मुझे बताओ तरंग दैर्घ्य क्या होता है। दो क्रमागत सिंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और कोई बताएगा कुछ दूसरे तरीके से? Sir, distance between identical points on consecutive waves. आइडेंटिकल पॉइंट्स का मीनिंग क्या है बेटा? सर कोई भी दो पॉइंट लाइक जैसे किसी एक्सिस में या जब वेव कर रहे हैं तो उसके किसी दो पॉइंट में ऐसे। Sir, the minimum distance आवाज गई बेटा आपकी। Sir, the minimum distance between two particles having the same phase is called wavelength. हाँ, इस लड़की ने सबसे अच्छा जवाब दिया है। वैसे गलत तो बाकी बच्चों का भी नहीं था, लेकिन ये सबसे स्मार्ट आंसर है। बच्चा, जब वेव चलती है तो माध्यम के कण कंपन करते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। लेकिन बेटा आजू बाजू वाले कण है ना, समान कला में कंपन नहीं करते, सेम फेज में वाइब्रेट नहीं करते। एक कण का कला अलग होगी, उसके बाजू में दूसरे कण की कला फेज अलग होगा, तीसरे का अलग होगा। तो पहले एक बच्चे ने जवाब दिया था, पहले वो बोल दूं बच्चों, इसमें ये श्रृंग कहलाते हैं श्रृंग, और ये गर्त कहलाते हैं। सही बोला ना, श्रृंग और गर्त। क्रेस्ट और ट्रफ्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? क्रेस्ट और ट्रफ्स, है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जो नीचे वाले पार्टिकल होते हैं ना, जैसे मान लो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में वेव चल रही है, तो ऊपर की तरफ अधिकतम विस्थापन इसको श्रृंग बोलते हैं, और नीचे की तरफ अधिकतम विस्थापन जो होता है उसको गर्त बोलते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। तो उस बच्चे ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है बेटा। एक मिनट, ये देखो, ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ है, इनके बीच की ये दूरी वेवलेंथ है लैम्बडा, और ये दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट थे, क्रेस्ट, और ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स है, इनके बीच की दूरी भी लैम्बडा कहलाती है। ये है तरंग दैर्घ्य। दो क्रमागत श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अगर आपको लिखना ही है तो आप लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। लेकिन अब दूसरे बच्चे ने जो बोला वो ज्यादा अच्छा था, वो भी सुन लो, और इसको लिखवाऊंगा अभी मैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेवलेंथ। लिखो, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। हिंदी में लिखो, समान कला में कंपन कर रहे दो कणों के बीच की न्यूनतम दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। समान कला में कंपन कर रहे दो कणों के बीच की न्यूनतम दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो बच्चों डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूं कि दो श्रृंग और दो गर्त के अलावा भी हम तरंग दैर्घ्य बता सकते हैं। जैसे मान लो ये वाला एक पार्टिकल ले लो, यहां पर येलो कलर से बना रहा हूं, दूसरा पार्टिकल यहां ले लो, तो बेटा ये भी डिस्टेंस लैम्बडा होगा। एक पार्टिकल यहां ले लो, ये देखो बीच में ले रहा हूं बिल्कुल, और दूसरा पार्टिकल यहां ले लो, ये डिस्टेंस भी लैम्बडा होगा इस तरह से। तो ये जितने भी पार्टिकल मैंने लैम्बडा डिस्टेंस पर बनाए हैं, ये सब समान कला में कंपन कर रहे हैं। अब बच्चों एक बार मैं आपकी परीक्षा ले लूं, मैंने समान कला आपको एसएचएम में अच्छे से समझाई थी, एक बार मुझे याद दिलाओ क्या होती है। दो कण समान कला में हैं, सेम फेज में हैं, इसका मतलब क्या है? निराश मत करना,
बोलो लव बेटा बोलो, लव बोलो। अरे हाथ तो लव ने सर उठाया इसका था। मतलब सर सेम सोल्यूशन, मतलब सेम बोलो डायरेक्शन बोलो उनका कोई भी बोलो। अरे बेटा 2 लोग 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, एक एक करके बोलो। हाँ अब सब चुप हो गए। सर मतलब उनका डिस्प्लेसमेंट और सेम होगा और सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे मेन पोजीशन से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यदि 2 पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सेम डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, तो उन दोनों का फेज भी सेम होता है। 2 कण समान कला में कब होते हैं? जब उनका माध्यावस्था से विस्थापन तथा गति की दिशा समान हो। ठीक है, तो वो सेम फेज में कहलाते हैं। जैसे ये वाला पार्टिकल ले लो, मैं आपको टिक लगाकर दिखा रहा हूं बच्चों। ये वाला जो पार्टिकल है ना, और इसके साथ दूसरा पार्टिकल ये है, ये देखो, ये 2 रेड कलर के सर्किल दिख रहे हैं। ये दोनों पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पर है, देख लो माध्यावस्था में है, लेकिन दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे। ये भी थोड़ी देर बाद ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, ये भी ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, इसलिए ये दोनों सेम फेज में है। चलिए इतना काफी है, बार बार हम सेम फेज में टाइम लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों ये तो तरंग दैर्ध्य हो गई, लैम्बडा से लिखते हैं। दूसरा लिखो तरंग का वेग, वेव वेलोसिटी, तरंग वेग, वेव वेलोसिटी, तरंग वेग। ये तो सिंपल है बेटा। वेव आगे जाती है तो 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस वो चलती है वो उसका तरंग वेग कहलाता है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव पर यूनिट टाइम। देख लो, तरंग द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। v होता है बेटा लैम्बडा बाई टी, और v बराबर f लैम्बडा, ये फार्मूला होता है, लैम्बडा बाई टी और f लैम्बडा। बच्चों 2 अलग अलग वेव वेलोसिटी होती हैं। एक होती है वेव वेलोसिटी, दूसरी होती है पार्टिकल वेलोसिटी। एक होता है तरंग वेव जो मैंने अभी लिखवाया, दूसरा होता है पार्टिकल वेलोसिटी यानी कि कण का वेग। देखो माध्यम के कण जो कंपन करते हैं ना बेटा, उनकी वेलोसिटी अलग होती है, वो एसएचएम से निकलेगा, वो v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से निकलेगा, ध्यान रखो। तो मीडियम के जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है वो अलग होती है, और वेव जो आगे जा रही है, जितनी स्पीड से एनर्जी आगे जा रही है वो अलग होती है। तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना, वेव वेलोसिटी अलग है और पार्टिकल वेलोसिटी अलग है। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी अपने ज्यादा काम नहीं आएगा, अपने वेव वेलोसिटी ही ज्यादा काम आएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो, लिखो प्रगामी तरंग का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। इक्वेशन ऑफ, हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर इक्वेशन क्या लिखा? इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ये अगला टॉपिक है अपना, प्रगामी तरंग का समीकरण। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये ऊपर वाले फॉर्मूले में टी टाइम पीरियड ही है ना? हाँ 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 वही है बेटा, सिंबल सेम है, 1/t f होता है ना, याद करो, तो वही सिंबल है सारे, कुछ भी नया नहीं है। ओके सर। बच्चों यदि कोई वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में गति कर रही है और उसका कण y डायरेक्शन में कंपन कर रहा है ना, if a wave is propagating in positive x direction and particles are vibrating in y direction, यदि कोई तरंग धनात्मक x दिशा में गति कर रही है और कणों का कंपन y दिशा में है, तो उसका इक्वेशन ये होता है बेटा,
दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। धनात्मक एक्स दिशा में जा रही है, तब ये है समीकरण। सारी चीजों का मतलब बता दूंगा, थोड़ी देर शांत रहें, ठीक है, आराम से लिखें। और दूसरा एक और इक्वेशन लिखो, ऋणात्मक एक्स दिशा में गतिशील तरंग का समीकरण। बच्चा उल्टा मत कर देना। जब वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही थी तो बीच में माइनस के एक्स आया था, और जब वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगी तो बीच में प्लस के एक्स आएगा। ठीक है, लेकिन अपने ज्यादातर काम ऊपर वाला समीकरण ही आएगा। तो बच्चा ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t, और k वेव कांस्टेंट कहलाता है तरंग नियतांक। ये होता है 2π/λ, याद करना है बेटा। वेव कांस्टेंट तरंग नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है 2π/λ। ये दोनों वैल्यू अगर मैं इक्वेशन में रख दूं तो ये आएगा a sin 2π स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x/λ। 2π को कॉमन ले लिया मैंने, तो ये एक और नई समीकरण आपके सामने आ गई। ओमेगा को 2π/t लिख दिया, k को 2π/λ लिख दिया, 2π कॉमन ले लिया। ओमेगा और के में एक रिलेशन और होता है, आप मुझे निकाल कर बताओ। ओमेगा को के से डिवाइड कर दूं, बताओ क्या आएगा। ओमेगा को के से डिवाइड करके बताओ क्या आएगा। λ/t। λ/t क्या होता है? वेग, v होता है। करेक्ट, सही बोला, λ/t आएगा, लेकिन λ/t वेलोसिटी होता है ना बेटा। ये रहा, ये रहा। तो ओमेगा और के में रिलेशन होता है, ये भी आपके आगे काम आएगा। ओमेगा बराबर kv। तो बच्चों अगर इसको भी मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये इक्वेशन का एक और फॉर्म आ रहा है। देखो, ओमेगा को kv लिख दो और k कॉमन ले लो, तो ये vt माइनस एक्स, और k को 2π/λ लिख दो। अब आपको लगेगा सर इतने सारे फॉर्म आ गए, लेकिन चिंता मत करो, मेन फॉर्म वही है जो सबसे पहले लिखाया था। क्वेश्चंस में वही ज्यादा काम आएगा। क्वेश्चंस में वही ज्यादा काम आएगा बेटा, है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर में। अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया। बच्चों आपको मैं एक प्रगामी तरंग का समीकरण दे रहा हूं।
ये देखो y बराबर 5 साइन पाई बाई 2 10x माइनस 40t 40t माइनस पाई बाई 4। बच्चों यहां पर ये दिया हुआ है x मीटर्स में है, t सेकंड में है और y सेंटीमीटर में है। गड़बड़ मत कर रहे ना, x मीटर में है और y सेंटीमीटर में है। अब मुझे जवाब देते जाओ, मात्रक में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मात्रक में गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। सबसे पहले बताओ पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? 5 आयाम क्या है? 5 सही जवाब दो। मैंने कहा ना बिना मात्रक के कुछ नहीं होता, और वही गलती कर रहे हो। हाँ 5 सेंटीमीटर। हाँ ऐसे बोलो, करेक्ट। तो इसका जो आयाम है, जो एम्पलीट्यूड है, वो 5 सेंटीमीटर है। आपको कैसे पता लगा सेंटीमीटर लेना है, मीटर नहीं लेना, बताओ? सर माइनस है ना बीच में, तो कण ऊपर तरफ जाएगा y की दिशा में। क्या गलत जवाब, एकदम बेकार जवाब। मैंने कहा सेंटीमीटर। अब तू पता नहीं कहाँ क्वेश्चन कुछ पूछो, जवाब कुछ और क्वेश्चन का देते हो, जो पहले से सोच कर रखा है ना। हम तो यही जवाब देंगे, सर कुछ भी पूछ ले। बेटा मैंने कहा ये कैसे पता लगा सेंटीमीटर लेना है? सर CGS में है ना। सर y सेंटीमीटर में गिवन है ना, तो y का हाँ y सेंटीमीटर में गिवन है। अरे 5 की वो यूनिट आएगी ना जो y की है, क्योंकि बाकी तो बेचारा पूरा यूनिट लेस है, ये तो पूरा यूनिट लेस है, समझो। ऐसे स्मार्ट जवाब दिया करो। क्या क्वेश्चन कुछ पूछो, जवाब कुछ और देते रहते हो। ये दास में जतिंदर ने सही बोला बेटा। ये पूरी राशि देखो, ये रेड सर्किल में जो मैंने बनाया है, ये तो बेचारा मात्रकहीन राशि है। साइन कॉस का मात्रक थोड़ी ना होता है। तो जो मात्रक y का होगा वही मात्रक आयाम का भी होगा। और मैंने y लिखा है सेंटीमीटर में है, इसलिए आयाम भी सेंटीमीटर में होगा। ऐसे स्मार्ट आंसर दिया करो। चलो कोई नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे। अब मुझे बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति, और वेव वेलोसिटी क्या है, तरंग का वेग क्या है? जल्दी मत किया करो, आराम से जवाब दो। आवृत्ति बताओ और तरंग वेग बताओ। अरे कहाँ चले गए सारे लोग? सर वेलोसिटी बताना है। हाँ वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी बेटा दो चीजें बतानी है। सर वेलोसिटी 1/4 मीटर। बेटा वेलोसिटी मीटर में कैसे आ सकती सर है? मीटर पर सेकेंड। ओके ओके ओके, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बाकी लोग भी बताओ कि इन्होंने जो बताया है वो सही बताया है क्या? सवाल जवाब शुरू होते ही तुम भाग जाते हो, इधर उधर है, गायब हो जाते हो। तो 1/4 मीटर पर सेकंड। ओके चलो देखते हैं क्या आता है। बच्चा ये मैंने जो ऊपर इक्वेशन दी है ना, इसको एक बार खोल दो। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 5 साइन पाई बाई 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 पाई x
माइनस π/2 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 20πt माइनस π/4 ये आएगा। अब बच्चों ये k हो गया, ये ओमेगा हो गया, तो हमारा ओमेगा आ गया 20π, है ना, रेडियन पर सेकेंड, और k हो गया 5π। बच्चों k की यूनिट क्या आनी चाहिए, आप बताओ, k की यूनिट क्या आनी चाहिए? प्रति मीटर। करेक्ट। रेडियन पर मीटर। नहीं बेटा, मीटर इनवर्स आएगा बस, सही बोला। अभी अभी हमने बताया ओमेगा अपॉन के वी होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था वी क्या होता है, ओमेगा अपॉन के। तो 20π को 5π से भाग दे दो तो 4 मीटर पर सेकेंड आएगा। बच्चों का 1/4 आ रहा था, 1/4 क्यों आ रहा है? ओमेगा बाई के होता है बेटा वी। सर वो गलती से अपोजिट रखा गया इसलिए उल्टा आ गया। हाँ, तो ये गलती बहुत भारी पड़ेगी, ध्यान से किया करो काम, है ना बेटा। एग्जाम में भारी पड़ जाती है, 4-5 नंबर जाते हैं सीधे सड़ाक, एक झटके में 5 नंबर गायब। यस सर। हाँ, अच्छा अब एक बात बताओ, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी आएगी? आवृत्ति, आवृत्ति। सर 40। सर 10। हाँ, तो 10 हर्ट्ज जा रही है। और बेटा यूनिट भी बोला करो, आप यूनिट नहीं बोलते, मुझे बड़ा अजीब लगता है। 10 हर्ट्ज है सर। हाँ, नहीं पहले वाले बच्चों ने नहीं बोला था, उनको बोल रहा हूं मैं, हर्ट्ज। बच्चों ओमेगा अपन को 20π दिया है, ओमेगा होता है 2πf। ओमेगा क्या होता है? 2πf। तो f होएगा ओमेगा अपॉन 2π। 20π को 2π से भाग दे दो तो 10 हर्ट्ज, करेक्ट। मुझे बताओ t बराबर 0 पर, बच्चे ढंग से सुनना, अगला इसी में अगला क्वेश्चन है। t बराबर 0 पर और x बराबर 1/4 मीटर पर कण का विस्थापन कितना है? विस्थापन मतलब y बताना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बेटा। t बराबर 0 पर और x बराबर 1/4 मीटर पर कण का विस्थापन कितना है? सर 0। ओके, और बच्चे भी बताएं। देखो बेटा, इसमें वैल्यू रख दो, हमने जो इक्वेशन दिया ना उसमें t बराबर 0 रख दो और x बराबर 1/4 रख दो, तो y का मान आएगा 5 साइन, ढंग से देखना, 5π, x कितना रखना है 1/4, तो 5π/4 आ गया, माइनस t 0 रखना है तो ये 20πt 0 आ जाएगा, माइनस π/4 और बचेगा ऊपर जो क्वेश्चन में दिया है। बेटा 5π/4 माइनस π/4 कितना बचा? पाई। पाई। और आपको जब पता होगा साइन 180 डिग्री 0 होता है। हाँ,
इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कण है वो मीन पोजीशन पर है। लिख लेना इस बात को। पार्टिकल जो है वो माध्य स्थिति पर है, कण माध्य स्थिति पर है। इस कण का वेग बताइए बच्चों। तरंग का वेग नहीं पूछा, कण का वेग पूछा है। इस कण का वेग बताइए। अब एसएचएम वाला इक्वेशन काम में लो बेटा। एसएचएम में जाओ और वहां से लेकर आओ। जाओ चलो एसएचएम में घूम कर आओ एक बार और वहां से फार्मूला लेकर आओ और मुझे बताओ इस कण का वेग कितना है। अरे कहाँ गायब हो गए? एसएचएम में घूमकर आना था बस, ज्यादा देर घूमना नहीं है, वापस भी आना है। सर बोलो बेटा। सर 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन सा फार्मूला काम में लिया। सर ओमेगा बाई के का फॉर्मूला। हाँ बेटा, जब भी कोई कण एसएचएम करता है और वो साम्य अवस्था पे होता है, देखो हमने बताया ना हमारा कण साम्य अवस्था पर है, मीन पोजीशन पर है, तो उसका वेग अधिकतम होता है। कितना होता है? ए ओमेगा। अरे फार्मूले याद करो, टेस्ट देना है संडे को। जब भी कोई कण मीन पोजीशन पर होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। अब बताओ हमारा ए कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाँ 5 सेंटीमीटर था, तो 0.05 करेक्ट। मीटर में बदल दो। ओमेगा कितना था? 20 पाई। 25। बेटा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। ये आएगा पाई मीटर पर सेकेंड। हाँ पाई आएगा। एक चीज और बता दो बस, फिर आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे। इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है? इस कण का त्वरण कितना होगा? अरे यार कहाँ फंस गए बेटा? साम्यावस्था पर किसी भी कण का त्वरण जो होता है, हाँ मीन पोजीशन पर माध्य अवस्था पर एसएचएम कर रहे कण का त्वरण 0 होता है। भूल गए? तो 0 आएगा बेटा। एसएचएम तो इस चैप्टर में काफी काम आएगा, आगे भी काम आएगा, आप उसको याद रखें। यस। हाँ अब है ना, कल मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, अभी चाहें तो लिख लें, हेडिंग लिख लें। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। हिंदी में कलांतर तथा पथांतर के मध्य संबंध। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये 12th का वेव ऑप्टिक्स है ना, वहां भी बहुत काम आएगा ये। कलांतर तथा पथांतर में संबंध। तो टेस्ट की तैयारी करो बेटा। चैप्टर तो हमने नया शुरू कर दिया पर ये टेस्ट में नहीं आ रहा। करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे वेव को। और बच्चों वेव ऑप्टिक्स भी है ना, मैं इसी चैप्टर के बाद हाथों हाथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स जो है 12th वाला वो पूरा वेव मोशन पर ही आधारित है।
तो इसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स ले लेंगे। ठीक है बेटा, ओके सर। चलिए बाय।